morning all of you. Today we will continue our 8th chapter, class 11, subject bio. तो अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे. इसके अंदर अपने कई पॉइंट्स जो थे क्लियर कर लेंगे. तो इसके अंदर मैं आज अपने टॉपिक अपना जो है आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो सेल चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के बारे में देख रहे हैं. उसके अंदर अपनों ने क्या किया था. लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, और साइटोस्केलेटन के बारे में. सो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको कुछ हिंट्स तो पहले भी दिए थे और कल अपनों ने इसके बारे में ब्रीफ में देख लिया. राइबोसोम्स के बारे में मैंने आपको लास्ट में जाते जाते भी दोबारा रिकॉल करवाया था, दोबारा सुन लो. राइबोसोम्स के कुछ टाइप पढ़े थे अपनों ने, जिसमें से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो उसके बेसिस पे डिफरेंस भी किया था उसमें, और मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से टाइप कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो बच्चों सीरियसली इन वीडियोस को देखा करो और साथ साथ नोट्स बनाया करो. ठीक है, अब अपने उसके बाद अपना एक टॉपिक है जिसको अपने साइटोस्केलेटन बोला था. क्या बोला था? साइटोस्केलेटन. सो साइटोस्केलेटन जैसे मैंने बताया था, साइटो जो वर्ड है अगर आप उसको अलग करो, स्केलेटन वर्ड को अलग करो, तो साइटो का मतलब किससे होता है? सेल से. स्केलेटन का मतलब आपको पता है, स्केलेटन एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है. सो नाम से क्लियर हो रहा है. साइटोस्केलेटन क्या होता है? सेल के लिए एक स्केलेटन का काम करता है जो उसको फंक्शंस में हेल्प करता है, साथ साथ उसको क्या काम प्रोवाइड करता है? साथ साथ उसके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में बनाए रखने में हेल्प करता है. ठीक है, इसके बाद जो आज अपना पॉइंट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, आज इसके बारे में अपने पढ़ेंगे. तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कई बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स एक ही बात है. ऐसा नहीं होता. देखो क्या होता है, सेंट्रोसोम की सेंट्रियोल्स क्या होती है? यूनिट्स होती हैं. क्या होती है? यूनिट्स होती हैं. यानी कि सेंट्रियोल्स को मिलाकर, सेंट्रियोल्स को यानी कि एक सेंट्रियोल एंड अदर सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को मिलाकर क्या बनाया जाता है? सेंट्रोसोम. ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर देती हूँ ताकि बाद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए. सो सेंट्रियोल और सेंट्रियोल के जो दो यूनिट्स को आपस में मिला देते हैं तब क्या बनता है? सेंट्रोसोम. तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाएंगे जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा. उससे पहले अपने कुछ पॉइंट्स देखते हैं. सो बेसिक पॉइंट्स अपने स्टार्ट करते हैं इसके. सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स होते हैं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं. क्या होती है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स. तो मैं इसका आपको डायग्राम बना के थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको समझने में ईजी हो जाएगा. देखो ये क्या होती है, थोड़ी टिपिकल स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल टिपिकल स्ट्रक्चर्स ये होती है. थोड़ा सा अपने इसको 3D में बनाने की कोशिश करते हैं. ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है. क्या होती है? इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो पीछे जाकर ऐसे आपस में ये एक दूसरे के साथ यूं जुड़ी होती है. ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? एक सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल 1 एंड ये क्या होता है? सेंट्रियोल 2. ठीक है, तो ये क्या होते हैं? यहाँ पे इस टाइप से इसके साथ में जुड़े होते हैं. क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाई करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरते हैं. क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से मिलते हैं. तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है? इसके ऊपर ये सेकंड वाली जो, इसको मान लो फर्स्ट यूनिट, इसको मान लो सेकंड यूनिट. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स जो होती हैं स्फेरिकल टाइप में एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होती हैं. ठीक है, यानी कि ये जो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे अपने स्ट्रक्चर बना रही हैं, इनको क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल 1 एंड सेंट्रियोल 2 एंड टू मेक एंड दे कंबाइनली फॉर्म द सेंट्रोसोम. तो इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी. इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा. अब अपने इसके पॉइंट्स देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा. इसके बाद एक डायग्राम और बनाएंगे अपने, जो सिर्फ आगे वाली जो स्ट्रक्चर्स है सिर्फ इन्हीं का होगा, जिसमें अपने कुछ पार्ट्स क्लियर करेंगे. ठीक है, फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाई गई थी कि ये सेंट्रियोल्स मिलके सेंट्रोसोम बनाते कैसे. तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स थी इन्होंने क्या बना लिया? सेंट्रोसोम. समझ आ गया? तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, तब इनको क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम. तो अब कुछ पॉइंट्स आगे अपने कंटिन्यू करते हैं. ये क्या होती हैं? अब आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये सिलेंड्रिकल होती है. कैसी होती है? सिलेंड्रिकल. आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से कुछ सिलेंडर टाइप की शेप में ऐसे ये होता है ना सिलेंडर. मैथ्स में आप लोगों ने 10th में किया होगा, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर को सिलेंडर बोला जाता है. सो ये भी कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर ही दिखाई देती है. जब आप एक्चुअली में इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल 3D में क्लियर हो जाएगी. आगे देखो इसके
these are perpendicularly situated on each other। perpendicular का मतलब आप लोगों को सबको पता है कि जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए उस शेप को अपने क्या बोलते हैं, perpendicular। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने इसके अंदर। आगे देखो, परपेंडिकुलर बनाने की वजह से, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने की वजह से ये कैसी शेप बना लेते हैं, कार्टवील। कैसी, कार्टवील। कार्टवील समझते हो ना, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है, कैसा होता है, पहिया, उसके जैसी स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर बना लेते हैं। क्लियर है। फिर कुछ पॉइंट्स में आगे, जैसे मैंने आपको कहा था ये डायग्राम अपने डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। कार्टवील के बाद अपने देखते हैं इसके अंदर, अब देखो ये जो मटेरियल्स होते हैं या ये जो फाइबर्स होते हैं जो इसके साथ में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कौन से फाइबर्स, ये देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये दिख रही है ना आपको, स्टार टाइप स्ट्रक्चर्स, ये 9 होती है नंबर में। कितनी होती है, 9। और ये 9 जिस मटेरियल से बनी होती है उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। किससे बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। These are 9 fibril structures are made up of tubulin protein। समझ आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर अपने थोड़ी सी फंक्शन की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं अपने इसके फंक्शन से पहले इसके 2 पॉइंट्स रह गए अब अपने, फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो पहले अपने इसकी फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन के अंदर अपने देखते हैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात, हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म जिस भी स्ट्रक्चर के बारे में अपने पढ़ते हैं उसके लिए अपने को पता होना चाहिए उसका बेस क्या है, उसकी आउटर स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, उसको किन्होंने डिस्कवर वगैरह किया, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर। तो फंक्शन के बारे में देखते हैं अपने। ये क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे प्रोवाइड सेल स्ट्रक्चर, दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। समझ आ गया। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर अपने देखते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के साथ साथ क्या करता है, आप लोगों को मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, क्रोमेटिक नेटवर्क से रिलेटेड। 10th के अंदर शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, बाकी 11th के अंदर आपके इससे रिलेटेड पूरा का पूरा चैप्टर होगा उस पर बेस्ड। क्या होता है कि जब सेल के अंदर डिवीजन की फेज आती है, क्या आती है, डिवीजन की फेज। इस चीज को ध्यान से सुनना। सेल के अंदर क्या होता है ना, जैसे ये सेल है, इसके अंदर आपको पता है डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए किस पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स पे। किस पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जब ये डीएनए मटेरियल, ये जो न्यूक्लियस होता है या जो ये सेल होती है, 1 से 2 में डिवाइड होती है, 1 से 2 में जब ये डिवाइड होती है तो ये मटेरियल क्या होता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तभी तो ये डीएनए मटेरियल अगर डिवाइड होगा तभी तो 1 से 2 सेल में डिवाइड होंगे, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स वाले कैरेक्टर यंग वंस में या जो नई सेल बनती है उसमें ट्रांसफर होंगे। तो जब ये डीएनए मटेरियल एक से दूसरी सेल के अंदर जाता है उस टाइम पे इसके क्रोमेटिन नेटवर्क्स यानी जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं इनको अलग करने में, किसमें, अलग करने में ये जो इसके सेंट्रोसोम्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। तो सारी कहानी यहीं पे आके दोबारा खत्म होगी कि सेंट्रोसोम क्या काम करते हैं, कि क्रोमेटिन नेटवर्क को अलग करने का काम करते हैं, टू डिफरेंशिएट और टू सेपरेट द क्रोमेटिन नेटवर्क। अब आप लोगों को समझ आ गया कि क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। दोबारा सुन लो, जब एक सेल के अंदर डीएनए मटेरियल या जब सेल का डिवीजन होना स्टार्ट होता है तब क्या होता है, उसके न्यूक्लियस जो होते हैं वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है, क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होता है। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, क्रोमोसोम की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, देख लो इस टाइप की। तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो ये कैसे होते हैं, एक डॉटर सेल में ऐसा चला जाता है, एक डॉटर सेल में ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों को जो सेपरेशन होती है, अलग अलग होते हैं, उस टाइम पे ये जो सेंट्रोसोम होते हैं इनकी हेल्प करते हैं इनको सेपरेट करने में। क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ लेना। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और क्या काम करते हैं, चेंज इन शेप ऑफ सेल, दे हेल्प, क्या काम करते हैं, दे हेल्प इन चेंज इन शेप ऑफ सेल, ठीक है, सेल की शेप चेंज करने में हेल्प करता है। समझ आ गया आपको। अब ये तो थी फंक्शन
जिनके साथ में नई स्ट्रक्चर जो आगे डेवलप होनी स्टार्ट होती है। सो अब ये जो 9 स्ट्रक्चर्स हैं इनके साथ में एक एक ट्यूब्यूल और ऐसे डेवलप हो जाती है, ठीक है, एक एक ट्यूब्यूल इस टाइप से डेवलप हो जाती है। टोटली 3 बना लेते हैं, 3 इन नंबर। अब ये 3 नंबर हो जाते हैं तो फिर इनकी अपने नेमिंग करनी स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। अब इसके साथ जो आप स्ट्रक्चर से पढ़ोगे अपनी बुक के अंदर जो थ्योरी वगैरह पढ़ोगे तो उसके अंदर आपके डायग्राम नहीं दिए हुए हैं, तो डायग्राम ना देने की वजह से मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करके डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये 3 जो सेल्स है, अब इन सेल्स के साथ में ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको स्पोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पोक बोला जाता है, ठीक है। और अपने इसके पॉइंट्स देखते हैं कुछ स्पोक के साथ में। अब ये जो 3 स्पोर्ट्स हैं इस टाइप के, क्या है ये 3 जो आपको यहाँ पे गोले दिखाई दे रहे हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होती है ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद रखिए ये चीज। और इसके अंदर देखो कि एक सेंटर में स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं? सेंटर हब। इसको क्या बोला जाता है? सेंटर हब, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? पिन हेड। क्या बोला जाता है? पिन हेड। सो बेसिकली जो मैंने आपको 9 कार्ड व्हील टाइप की जो स्ट्रक्चर थी मैंने आपको बताया, इसको जूम में देखेंगे तो जब अपने उन स्ट्रक्चर्स को जूम में देखते हैं ऐसे उसके अंदर लाइंस होती है 3D में पीछे की तरफ, तो जब इसको देखते हैं तो ये सारी की सारी शेप या सारे के सारे पॉइंट्स जो उसमें मेंशन होते हैं। अब अपने देखते हैं एक एक चीज जो है वो कैसे सिचुएटेड होती है, क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में उन्होंने देख लिया कि 9 की 9 जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है आपको, ये किससे बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब देखो आगे क्या होता है? ईच पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। अब ये जितनी भी फाइबर्स लगी हुई है वहां पे अपनों ने क्या देखा था? वहां पे अपनों ने एक चीज देखी थी कि इस टाइप की जो अपनों ने स्ट्रक्चर आई थी स्टार्ट आई, यहाँ पे ये जो पॉइंट था ये पॉइंट की तरह स्ट्रक्चर्स है। तो जब अपनों ने इसको छोटे स्केल पे देखा था तो ये अपने को पॉइंट दिखाई दे रहा था, बट जब अपनों ने इसकी स्ट्रक्चर बना के देखी तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये 3 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी यहाँ पे अपने को। इसको जब अपनों ने जूम में देखा तब अपने को पता चला। तो ये सब पे क्या होती है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद सुनो, अब ये जो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं? ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं प्रोटीनियस नेचर की एक बना लेते हैं, जिसको ये सेंटर में जो स्क्वायर आपको राउंड दिख रहा है जिसको अपनों ने सेंटर हब बोला है। ये जो सेंटर हब होता है ये किससे बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का। किससे बना होता है? प्रोटीन से। अब ये प्रोटीनियस नेचर होता है। और अगर देखते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्पोक्स मैंने आपको बता दिए कि पेरिफेरल से जिससे जुड़े होते हैं उनको स्पोक बोला जाता है, ठीक है। और देखो सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनके अंदर बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजिला ये सब प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, स्पोक, सेंट्रल हब, ठीक है, और इसमें क्या होता है? पिन हेड। ये चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, ये चीजें अब इसमें प्रेजेंट होती है। दोबारा सुन लो सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स के बारे में। सेंट्रियोल एक तरीके से इसकी यूनिट मान जाती है। जब 2 सेंट्रियोल एडजेसेंट तरीके से एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना के एक दूसरे के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, उसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। इसके लिए 2 यूनिट्स अपने को चाहिए होती है जिसका अपना डायग्राम देखा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? अपनों ने देखा कि ये कार्डबोर्ड टाइप शेप बनाते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलती है, फाइबर से नेटवर्क बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और इसके अंदर अपनों ने स्ट्रक्चर के बारे में देखा, फंक्शंस देख लिए, और अपनों ने देखा एक लिक्विड से सराउंडेड होता है जो अमोर्फस मटेरियल होता है। समझ आ गया? इसके बाद अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो अपना है न्यूक्लियस। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। कोई भी डाउट है तो फिर भी पूछ लेना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपना आगे कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना न्यूक्लियस, उसके बारे में अपने देखते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, इससे पहले मैंने भी कई बार जिक्र किया न्यूक्लियस का, यानी कि आप न्यूक्लियस के बारे में आप थोड़े बहुत आप इंट्रोडक्शन आप जानते हो इसका कि न्यूक्लियस क्या होता है। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो डीएनए मटेरियल भी अपने ऊपर कंटेन करता है, ठीक है। तो आज अपने इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और अपने जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड इसमें क्या क्या सेल के अंदर
वैसे तो ये न्यूक्लियस जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सेल का माना जाता है, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें अपने ऊपर कंटेन करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी से। सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्क्राइब किया था कि न्यूक्लियस जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिक होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के, ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, जिनके अंदर के साइंटिस्ट के अंदर एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट आए। क्या नाम था? फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग ने क्या बताया, ये चीज सुनो। फ्लेमिंग ने बताया जब इन्होंने न्यूक्लियस को स्टेन करवाया, क्या करवाया? स्टेन, यानी कि किसी भी नॉर्मल डाई से स्टेन करवा के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि एक्चुअल में ऐसी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट भी होती है या नहीं होती। जब उन्होंने स्टेन करवाया तब उसका नाम क्या रखा इन्होंने? क्रोमेटिन। क्या नाम रखा? क्रोमेटिन। समझ आ गया? अब ये जो क्रोमेटिन नाम था ये किसके बेसिस पे दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ डाइज। बेसिस ऑफ डाइज, जिन भी डाइज से इनको इन्होंने स्टेन करवाया था। आगे देखते हैं अपने कुछ पॉइंट्स। ये तो थी इसकी डिस्कवरी के बारे में। अब ये जो अपनी बात करते हैं आगे न्यूक्लियस के बारे में, इसके अंदर क्या होता है? एक इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियस तो सुना था, एक इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? देखो, इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस की ऐसी स्टेज होती है, कैसी? एक ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता, किसी भी कंडीशन में डिवीजन नहीं होता न्यूक्लियस का, ठीक है। सो द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको अपने क्रोमेटिन बोलते हैं। अब इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? हाईली डेंस, इसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं जिसको अपने क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। तो ये जो फेज होती है स्ट्रैंड न्यूक्लियस की, इसके अंदर क्या होती है? फाइबर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता उस फेज के अंदर अपने को क्रोमेटिन नेटवर्क जो है, फाइबर्स जो दिखाई देती हैं। आगे देखते हैं अपने कुछ और चीजें। अब न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपने न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई, ठीक है। एक से ज्यादा इसमें स्ट्रक्चर्स मैट्रिक्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको न्यूक्लियाई बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें पॉइंट देखते हैं एक और। अब क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि जब माइक्रोस्कोप के अंदर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरीज चल रही थी, जब उनके बारे में स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कवर होना स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे क्या था? इन्होंने लोगों ने, साइंटिस्ट ने देखा था कि न्यूक्लियस जो होता है उसके आसपास एक कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कवरिंग पाई जाती है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? एनवेलप का। क्या नाम दे दिया? एनवेलप का। दे कॉल्ड अ न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो डिस्कवरीज के टाइम पे उन्होंने क्या रिवाइव किया? द न्यूक्लियर एनवेलप। समझ आ गया? न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में उन्होंने बताया, यानी ये जो आउटर कवरिंग होती है ये प्रेजेंट होती है वहां पे। अब देखो क्या होता है? एक पेरी न्यूक्लियर स्पेस नाम की टर्म आपकी बुक में दी होगी। क्या नाम है उसका? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इस नाम को थोड़ा सा अगर अपने डिटेल में पढ़े, पेरी का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ कवरिंग से या जो चीजें आउटर स्पेस में या कुछ बाहर की तरफ प्रेजेंट हो। न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस का स्पेस मतलब जो स्पेस हो, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बीच में, किसके बीच में? इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम और न्यूक्लियस के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको इन्होंने क्या बोला? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल दिया? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आप लोगों को नाम से क्लियर हो गया तो व्हाट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस? ये एक बैरियर होता है जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है? इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस एनवेलप की, वो किसके साथ जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस, द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस अटैच्ड विद ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या होती है? बाइंडेड होती है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। अब ये चीजें आपको क्लियर
कंप्लीट नहीं हुआ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट होगा, तब अपने इसको पूरा देखेंगे। अब देखो किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। फ्लेमिंग ने क्या बताया, क्रोमेटिन नेटवर्क होता है इसके अंदर डाइज के बेसिस पे, इसमें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोल दिया। फिर डिस्कवरी के बाद एक इंटरफेस न्यूक्लियस की बात हो रही थी, जिसके अंदर क्या थी, क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं। फिर न्यूक्लियाई के बारे में बात आई, न्यूक्लियाई के बारे में कई साइंटिस्ट ने जो माइक्रोस्कोप स्टडी की इसकी, उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में लिखा। फिर पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात आई, जो किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है। ऐसे करके ये पॉइंट्स आज उन्होंने कुछ कंप्लीट किए। इससे पहले सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा, तो साथ साथ इसको पढ़ते रहे। कल वाले लेक्चर के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, फिर अपने नया चैप्टर जो 9th स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।